हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो 100 डेज चैलेंज का आज लेक्चर नंबर 29 है, जहां हमेशा की तरह हम प्रीवियस ईयर एमएस सेट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस से हम 2019 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, उसके पहले हम 2020 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम फिर से 2020 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बीच बीच में हम 2020 के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। 2019 के रियल के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, जो बचे उसको हम आगे कवर करेंगे। हमने मॉडर्न अलजेब्रा के क्वेश्चंस लिए हैं, लीनियर अलजेब्रा के लगभग सारे क्वेश्चन हो गए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के भी सारे क्वेश्चन हो गए, और मॉडर्न अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन बचे वो अप्लाइड के या फिर जो ऑल क्वेश्चंस हैं उसे हम बीच बीच में लेते रहेंगे, ताकि हमारा जो मेजर सब्जेक्ट है जैसे कि रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा, इसके हम कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस कर लें। जितने भी पेपर्स हैं हमारे पास प्रीवियस ईयर के, लगभग सारे क्वेश्चन हम रियल एनालिसिस के करेंगे, सारे क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा के करेंगे और सारे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, और साथ साथ हम बाकी क्वेश्चंस को भी कोशिश करेंगे कवर करने की। लेकिन ये 3 टॉपिक के क्वेश्चंस को हम पूरा कवर करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चन रियल एनालिसिस के उठाएं, जिसमें एक क्वेश्चन सिंपल हमारा सीक्वेंस पे है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बट क्वेश्चन वही क्वेश्चन जब आप एग्जाम में देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। बट अगर आप थोड़ा भी पेशेंसली इस क्वेश्चन को देखते हो तो वो क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो टोपोलॉजी में आ जाता है, जहां पे हम लोग आइडेंटिटी थ्योरम का यूज करेंगे। अब तक हम लोग ने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आइडेंटिटी थ्योरम देखा है, ठीक है। तो वैसे ठीक उसी तरीके से हम रियल एनालिसिस के अंदर भी आइडेंटिटी थ्योरम देखेंगे, उसको समझेंगे कि आइडेंटिटी थ्योरम क्या होता है और उस क्वेश्चन में कैसे आइडेंटिटी थ्योरम को अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि रियल फील्ड के अंदर जो सब फील्ड होते हैं, सब फील्ड के डेफिनेशन, और उसके बाद सब फील्ड डेंस होता है, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले। तो प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें। आई होप आपको बहुत कुछ यहां से सीखने को मिलेगा, और आप डेली वीडियो देखते रहे, आपको हर वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर आपके कोई फ्रेंड है जो किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नेट, सेट, आईटी जैम, गेट, सीएसआईआर नेट या सेट के लिए, उनको शेयर कर दो, क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल होगा जो भी किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो आज हमने 2 क्वेश्चन उठाया, और ये जो क्वेश्चन है एमएस सेट 2020 का क्वेश्चन है। लेक्चर नंबर आज 29 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, रियल वैल्यूड फंक्शन है R2R, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, रियल वैल्यूड फंक्शन है। f इज अ कॉन्टिन्यूअस, f एक R2R कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, सच दैट कि f ऑफ t की वैल्यू 0 होगी फॉर ऑल t इन अ सबफील्ड ऑफ रियल नंबर। मतलब एक सेट डिफाइन किया गया है कैपिटल X, उसके अंदर वो सारे रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे, फंक्शन इन वन वेरिएबल के, जिसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है और वो रियल के सबफील्ड के हर एक एलिमेंट को 0 पे भेज रहा है। तो हमें बताना है कि ऐसे कितने नंबर ऑफ फंक्शन होंगे। क्या वो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, या फिर ऐसे काउंटेबली इनफाइनाइट यानी कि डिनोमिनेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, या फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स है ग्रेटर देन 2, या फिर सिर्फ एक एलिमेंट है। अगर यहां पे ग्रेटर देन 1 होता तो हो सकता है कि सी और डी ऑप्शन दोनों करेक्ट हो जाते, इसीलिए ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन में दिया क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एक सेट है X, कैपिटल X एक सेट डिफाइन किया गया। ठीक है, कैसे डिफाइन किया गया है? कह रहा है इसके अंदर R2R एक फंक्शन है, ऐसे कितने R2R फंक्शन होंगे सच दैट, एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि f कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, और f ऑफ t इज इक्वल टू 0
फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू एस, वेयर एस इज अ सबफील्ड ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये इस तरीके से एक सेट डिफाइन किया। मतलब ये कह रहा है कि ऐसे कितने कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे जो रियल के सबफील्ड के हर एक एलिमेंट को, एस अगर कोई रियल का सबफील्ड है तो उसके हर एलिमेंट को 0 पे भेज रहा है। तो अब इसमें कौन कौन से फंक्शन आ सकते हैं हमें वो चेक करना है। कितने नंबर ऑफ फंक्शन होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमको एक तो आइडेंटिटी थ्योरम यूज करना है, बट आइडेंटिटी थ्योरम को यूज करने से पहले हमें यह समझना होगा कि रियल के अंदर सबफील्ड कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्वेश्चन है। कॉन्टिन्यूअस की बात यूज बाद में करेंगे, पहले हम समझते हैं सबफील्ड। देखो, पहले जब हम फील्ड की बात करते हैं, फील्ड, अब फील्ड को आप एक तो पढ़ते हो जब आप FY BSc में जैसे आप एंट्री मारते हो तो सबसे पहले आपको फील्ड का डेफिनेशन दिया जाता है कि रियल नंबर इज अ फील्ड, और आपको फील्ड की सारी कंडीशन समझ में आती है। बट आप इस फील्ड को डिटेल में कब डिस्कस करते हो, यहां पे सिर्फ रियल फील्ड की बात करते हैं, लेकिन जनरल फील्ड की बात करते हो जब आप ग्रुप थ्योरी, वहां पे आपको और आइडिया क्लियर होता है फील्ड के बारे में। ग्रुप थ्योरी के बाद हम रिंग थ्योरी पढ़ते हैं और वहां पे हम डिफाइन करते हैं फिर से किसको, फील्ड को। और फील्ड क्या होता है, एक इंटीग्रल डोमेन जिसके हर एक एलिमेंट यूनिट होती है, यानी कि हर नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट होता है कि कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट उठा लो किसी इंटीग्रल डोमेन का, उसके पास इनवर्स एग्जिस्ट करती है। अब इंटीग्रल डोमेन के कंडीशन है वो आप लोग ग्रुप थ्योरी में पढ़ देना कि विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन वो ग्रुप होना चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिविटी होना चाहिए, वो कम्यूटेटिविटी होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, और कोई भी दो एलिमेंट ए बी अगर 0 है तो या तो A 0 होगा या तो B 0 होगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सारे मिला के उसमें इंटीग्रल डोमेन बनता है। ठीक है, तो यहां तक आपको पता होना चाहिए, और उसके पास यूनिटी भी होना चाहिए, वन एलिमेंट भी बिलोंग करना चाहिए। तो दो तरीके से आप फील्ड को समझ सकते हो। अब बात नेक्स्ट क्वेश्चन की आता है कि सबफील्ड क्या होता है। तो अगर सपोज F कोई फील्ड है कि इसका सबसेट ले लो कि इटसेल्फ एक फील्ड होना चाहिए, ये खुद एक फील्ड होना चाहिए। फील्ड का एक सबसेट जो अपने आप में खुद फील्ड हो, यानी कि वो फील्ड के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, उसे हम लोग कहते हैं कि वो एक सब फील्ड है। किसका, फील्ड रियल नंबर का। ठीक है, तो अगर आपने फील्ड थ्योरी में पढ़ा होगा कि अगर के रियल नंबर फील्ड है तो क्यों इसका सब फील्ड होता है, और हम ये प्रूव कर पाते हैं कि क्यों सबसे छोटा सब फील्ड है। क्यू मतलब आर का वो सबसेट जो फील्ड बन जाए वो सबसे छोटा क्यू है। उसके बाद हम प्रूव करते हैं कि क्यू रूट 2 भी फील्ड होता है जो इसको कंटेन करता है। हम कहते हैं कि ये कंटेन करता है क्यू रूट 2 क्यू रूट 3, ऐसे ये चेन चलते जाता है। हम लिख सकते हैं क्यू रूट 2 क्यू रूट 3, एक एक एलिमेंट को इसमें ऐड करते जाएंगे, फिर वो सारे इरेशनल अलजेब्राइक नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इनफाइनाइट सबफील्ड आ जाते हैं जो रियल के अंदर कंटेन करते हैं, लेकिन ये क्यू है और इसके बीच में ऐसे इनफाइनाइट फील्ड आ जाते हैं जिसपे उसकी डिग्री, और अगर हम लोग डिग्री ऑफ एक्सटेंशन की बात करें तो आर ओवर की जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन है वो इनफाइनाइट आता है। मतलब कि जो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेंगे, हमें वेक्टर स्पेस में पढ़ा है कि जो आर ओवर क्यू का जो डायमेंशन होता है वो पूरा, जो आर ओवर क्यू का जो डायमेंशन आता है वो इनफाइनाइट आता है, क्योंकि ऐसा कोई बेसिस हमें नहीं मिल पाता जिसके पास फाइनाइट एलिमेंट हो, यानी कोई ऐसी फाइनाइट सेट नहीं मिल पाती जो पूरे हमारे रियल क्यू को जनरेट कर पाए। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, एक एक नंबर ऐड करने पड़ते हैं, उसमें रूट 2 ऐड करना पड़ता है, उसमें रूट 3 ऐड करना पड़ता है। ऐसे करते करते हमें सारे पूरे इनफाइनाइट नंबर ऐड करने पड़ते हैं, तब जाके वो जनरेट होता है। तो ये इनफाइनाइट फील्ड, इनफाइनाइट डायमेंशन का एक एग्जांपल कि आर ओवर क्यू, सॉरी
जो R ओवर Q है ये एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है वेयर Q इज अ सब फील्ड ऑफ R, और इसका जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन है वो इनफाइनाइट होता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आपको थोड़ा पता होना चाहिए किसके बारे में, फील्ड के बारे में। ठीक है, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। अब एक बात बताओ, Q डेंस है इन रियल नंबर, ये आपको पता होगा कि जो Q है यानी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर R के अंदर डेंस है। अब डेंस का डेफिनेशन क्या होता है कि जब आप Q का क्लोजर लोगे तो वो पूरा का पूरा रियल नंबर आना चाहिए, या फिर जब Q का लिमिट पॉइंट होगे तो पूरा रियल नंबर आना चाहिए। मतलब ये है कि आप रियल नंबर का कोई भी पॉइंट ले लो, उसके अराउंड अगर आप नेबरहुड ड्रॉ करोगे, दैट इज अगर एक कोई भी रियल नंबर बिलोंग कर रहा है, आप अगर एक नेबरहुड बनाओगे तो उसमें जो इंटरसेक्शन आएगा Q के साथ, इस पॉइंट को हटा के वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए। मतलब कोई भी पॉइंट ले लो, उसके अराउंड आप नेबरहुड ड्रॉ करोगे तो इस पॉइंट को छोड़ के Q, अच्छा कोई भी ना, ए जरूरत नहीं, हम लोग ए रियल नंबर का एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसा आना चाहिए, नॉन एम्प्टी आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हम कहेंगे कि ये डेंस होता है। मतलब क्यों डेंस है कि आप पूरे रियल नंबर का कोई भी एलिमेंट ले लो, उसका आप कितना भी छोटा नेबरहुड बनाओ, क्यू का एक पॉइंट तो मिल ही जाएगा इस पॉइंट को छोड़ के। अगर ए इरेशनल को बिलोंग कर रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक रैशनल को बिलोंग कर रहा है तो उस पॉइंट को छोड़ के उसके पास क्यू के एक पॉइंट तो होने चाहिए। तो इसे हम लोग कहते हैं डेंस सेट। अब एक बात बताओ, क्यू अगर डेंस है, मैंने कहा कि रियल का सबसे छोटा फील्ड डेंस है क्यू, तो अगर क्यू ही डेंस है, इसके बीच का मैं कोई और भी सब फील्ड ले लूं, ऐसे बहुत सारे फील्ड है तो वो भी डेंस होंगे, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि अगर एक नेबरहुड ड्रॉ करूं, मान लो इसके बीच का कोई भी फील्ड ले लो, तो जब नेबरहुड ड्रॉ करूंगा तो क्यू के पॉइंट तो आएंगी। अब क्यू किसके अंदर कंटेन कर रहा है, इसके बीच के सब फील्ड के अंदर कंटेन कर रहा है, मतलब इसका पॉइंट आ गया तो इसके भी पॉइंट आ जाएंगे, इसके भी पॉइंट आ जाएंगे। तो देयरफॉर हम लोग कहेंगे कि सारे फील्ड क्या हो जाएंगे, सब फील्ड डेंस हो जाएंगे। अब हम यूज करते हैं आइडेंटिटी थ्योरम। तो बस हमारा मेन एम बस यही था, आइडेंटिटी थ्योरम यूज करने से पहले बस आपको यह पता होना चाहिए था कि जो सब फील्ड हम यूज कर रहे हैं वो डेंस होता है, कि रियल नंबर के जो सब फील्ड होंगे वो डेंस है। अब हम आइडेंटिटी थ्योरम का यूज करते हैं। आइडेंटिटी थ्योरम ये कहता है कि मान लो आपको एक सबसेट दे दिया जाए, या मैट्रिक्स स्पेस की बात करूं, या फिर कोई भी ए सपोज एक, या फिर रियल नंबर एक सेट ले लिया मैंने एस, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया पूरे रियल नंबर पे, ठीक है, और वेयर एस इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये एस एक रियल नंबर का सबसेट है, वैसे नहीं होता, ये कुछ इंटरवल या रियल नंबर का कोई सबसेट होगा, ठीक है। ये मैंने एक, या फिर इसको रियल नंबर ही जैसे ले लो कि कोई रियल नंबर, इसका मैंने एक कोई सबसेट ले लिया एस। अगर ये कॉन्टिन्यूअस हो गया और ये एस डेंस है इन रियल नंबर, दैट इज एस का क्लोजर रियल के इक्वल होगा या फिर एस का लिमिट पॉइंट रियल के इक्वल होगा, तो ये, और अगर फंक्शन 0 आ जाए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस, मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और किसी डेंस सेट पे फंक्शन अगर 0 आ जाए तो वो एफ ऑफ एक्स आइडेंटिकली 0 हो जाता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि रियल नंबर का आप कोई भी सबसेट ले लो, डेंस सबसेट, अगर वहां पे फंक्शन 0 हो जाता है तो फंक्शन आइडेंटिकली 0 होगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि कोई फंक्शन अगर रैशनल पे 0 हो जाए और रैशनल डेंस है तो वो फंक्शन पूरे रियल नंबर पे 0। एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया भी है, m+n√2 सच दैट mn बिलोंग्स टू z। आपको पता है कि सेट कैसा है, हमने देखा है कि m+n अगर रैशनल को बिलोंग करता है तब तो वो डेंस है, लेकिन ये भी हम डेंस करते हैं और इसको हमने प्रूव भी किया है। जब हम CSI या नेट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जो वहां पे रियल एनालिसिस हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमने इसको प्रूव किया है
कि ये डेंस सेट होता है और ये डेंस सेट है। तो क्वेश्चन आया था एक बार कि इस सेट पे अगर कोई फंक्शन 0 हो जाए तो फंक्शन के बारे में पूछा था, तो वो आइडेंटिकली 0 हो जाता है क्योंकि ये डेंस सेट है। हालांकि ये नहीं, सबफील्ड तो नहीं है ये, तो ये सबफील्ड नहीं है क्योंकि इसके हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये डेंस है। तो अगर इस सेट पे भी फंक्शन 0 हो गया तो हम कहेंगे कि फंक्शन आइडेंटिकली 0 है। फंक्शन कैसा है? आइडेंटिकली 0 आ जाता है। तो मतलब किसी भी डेंस सबसेट पे आइडेंटिटी थ्योरम ये कहता है कि मान लो कोई भी अगर एक मैट्रिक्स स्पेस है, क्योंकि एक्स रियल नंबर एक मैट्रिक्स स्पेस है, और आप उसका एक डेंस सेट ले लो, एक्स को यहां पे रियल नंबर ले लो और उसका कोई डेंस सबसेट ले लो, अगर इसमें फंक्शन 0 आ जाए तो आप कहोगे कि फंक्शन आइडेंटिकली 0 हो जाता है। अगर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स वेयर एस इज ए डेंस सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो देन एफ इज 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये एक है। अब इसी का जो सेकेंड वर्जन आता है वो फंक्शन पे आ जाता है कि दो फंक्शन, मान लो कोई रियल नंबर पे दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एफ एंड जी। अच्छा, ये मैंने कॉन्टिन्यूअस नहीं लिखा था, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और किसी डेंस सेट पे अगर ये एग्री कर रहे हैं, एग्री मतलब दोनों इक्वल है, एफ और जी एग्री कर रहे हैं फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस, यानी कि किसी डेंस सेट पे, तो एफ जो है वो एग्री करेंगे फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट इज एफ आर आइडेंटिकली इक्वल हो जाएंगे जी के। मतलब ये दोनों फंक्शन अगर किसी डेंस सेट पे इक्वल हो जाए अंडर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, मतलब एफ और जी दोनों कॉन्टिन्यूअस है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये आइडेंटिकली इक्वल हो जाएंगे। इसमें हम लोग यूज करते हैं आइडेंटिटी थ्योरम का। हमें पता है कि एफ और जी अगर इक्वल है तो एफ माइनस जी 0 हो जाएगा। अब एफ कॉन्टिन्यूअस, जी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब इसी का हमें यूज करना है। तो मतलब क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए था कि जो सबफील्ड होते हैं वो रियल के अंदर डेंस होते हैं। अगर नहीं भी पता है तो आप रैशनल का एग्जांपल ले सकते थे कि रैशनल रियल नंबर का फील्ड है और रैशनल अगर डेंस है तो बाय आइडेंटिटी थ्योरम कोई फंक्शन अगर किसी रैशनल पे वैनिश हो रहा है तो वो पूरे के पूरे रियल पे वैनिश हो जाएगा, क्योंकि रैशनल डेंस है। अगर वो वहां पे वैनिश हो रहा है यानी कि 0 है तो वो पूरे के पूरे फंक्शन पे वैनिश हो जाएगा। तो मतलब ये जो हमने एक सेट डिफाइन किया है कि अगर एक मैं रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं सच दैट कि एक फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है और वो वैनिश हो रहा है किसी सबफील्ड पे t बिलोंग्स टू s वेयर s इज अ सबफील्ड ऑफ रियल नंबर, सपोज ये सबफील्ड है, तो ये फंक्शन तभी हो सकता है जब वो आइडेंटिकली 0 हो, यानी कि 0 फंक्शन। तो इसके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? द कार्डिनलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो कितने फंक्शन होंगे? सिर्फ एक ही फंक्शन है, और वो कैसा फंक्शन है? आइडेंटिकली 0, यानी कि 0 फंक्शन ये एक इकलौता फंक्शन है जो हर एक सबफील्ड पे क्या होता है? वैनिश होता है। तो यानी कि हमारा अनकाउंटेबल ऑप्शन रॉन्ग, काउंटेबली इनफाइनाइट ये भी रॉन्ग, फाइनेटली मेनी ग्रेटर देन 2 बोला। अगर ये फाइनेटली मेनी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 होता तब बात अलग थी, लेकिन यहां पे ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 बोला, तो ये भी रॉन्ग। सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। तो यहां से आपको क्या क्या सीखने को मिला? एक तो आपको फील्ड के बारे में पता चल गया कि फील्ड जो होते हैं वो डेंस होते हैं। सेकेंड, आपको डेंस सबसेट के बारे में पता चला रियल नंबर के। मैंने एक एक्स्ट्रा बताया, वो भी याद रखना है कि m प्लस एन जेड और m प्लस एन रूट 2 वेयर m n बिलोंग्स टू z, ये भी डेंस सेट होता है। उसके बाद आपको आइडेंटिटी थ्योरम के बारे में पता चला कि अगर कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन किसी डेंस सेट में वैनिश हो रहा है तो वो आइडेंटिकली वैनिश होगा, यानी कि अगर कोई फंक्शन डेंस, कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डेंस सेट पे 0 तो वो आइडेंटिकली 0। सेम उसी तरीके से कोई दो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है और वो किसी डेंस सेट पे एग्री कर रहे हैं यानी इक्वल है, तो वो पूरे के पूरे सेट पे क्या करता है? एग्री करता है पूरे रियल नंबर पे, यानी कि पूरे के पूरे रियल नंबर पे फंक्शन आइडेंटिकली इक्वल हो जाएगा। तो ये चीजें आपको सीखने को मिली, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन जो था वो टोपोलॉजी में डाल दिया था। अब टोपोलॉजी के क्वेश्चंस आपको देख के लगता है कि ये हार्ड है, बट टोपोलॉजी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे हमने एक और लेक्चर में कॉम्पैक्ट का देखा था, वो भी टोपोलॉजी में आ गया था, तो आप लोग उसको स्किप कर देते हो, जबकि उसमें यूज क्या करना था, वही सिंपल कॉन्सेप्ट क्लोज एंड बाउंडेड डायग्राम से। ये भी एक क्वेश्चन ऐसे ही हो गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें एमएसटी के टॉपिक भी मिलेंगे जो आपके सिंपल रियल एनालिसिस से हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई सोचना है, बस आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए और सारे थ्योरम्स पता होने चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में ना तो कोई थ्योरम यूज हो रहा है, सिंपल आपको काउंटर एग्जांपल लेने और सीधे सीधे सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। एक्सएन एक सीक्वेंस है, बट थोड़ा टाइम लेता, लेकिन ये क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप डायरेक्टली किसी एक ऑप्शन को करेक्ट कर देते तब तो टाइम भी नहीं लगता, लेकिन ये एग्जाम में ये क्लिक नहीं होता। तो आपको जब ऐसे क्वेश्चन आए, आप थोड़ी देर के लिए इसको स्किप कर दो, बाकी क्वेश्चंस को करो, लेकिन फिर आपके पास जब टाइम रहेगा कि आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तब आप इसको देखो और ध्यान से देखो लिखा क्या है। कह रहा है एक्सएन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, मतलब जो इंफॉर्मेशन पहले गिवन है ना उसको लिखो कि एक्सएन एक सीक्वेंस है रियल नंबर का, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, सिर्फ कह रहा है कोई भी सीक्वेंस। तो अपने मर्जी से कोई भी सीक्वेंस ले लो। एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, तो कोई नंबर ले लो। देन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, सिर्फ कहा है कि कोई भी सीक्वेंस ले लो, कोई भी रियल नंबर ले लो। अब ऑप्शन है, कह रहा है कि लिमिट अगर, मतलब लिमिट वैल्यू सीक्वेंस की अगर किसी नंबर से छोटी हो गई, क्योंकि एक्स तो कोई भी नंबर है रियल नंबर, तो सीक्वेंस का हर टर्म उस एक्स से छोटा होगा। सेकेंड कह रहा है कि अगर सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट अगर, या फिर जो सीक्वेंस की जो कन्वर्जेंस पॉइंट है, अगर वो किसी एक्स के इक्वल नहीं है, तो हमेशा दो एम और एन मिल जाएंगे, जो मतलब जिनके बीच में ये वैल्यू हो जाएगी एक्स। थर्ड कह रहा है कि अगर सपोज लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो एक्सएन के पास कोई सब सीक्वेंस नहीं होगा जो एक्स पे कन्वर्ज करता है। डी, अगर लिमिटिंग वैल्यू एक्सएन की किसी एक नंबर से छोटी है, तो आपको जो सीक्वेंस के टर्म्स लेस देन एक्स होंगे फॉर इनफाइटली मेनी नंबर्स हैं। अब देखो इस ऑप्शन में क्या क्या कह रहा है, एक एक ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और काउंटर एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपको इंफॉर्मेशन क्या कह दी, सबसे पहले क्या क्या इंफॉर्मेशन कह रहा है कि एक सीक्वेंस है इन रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। कोई भी इसमें कुछ इंफॉर्मेशन और नहीं दिया है, और कह रहा है एक नंबर बिलोंग कर रहा है रियल नंबर। ये आपके पास इंफॉर्मेशन, मतलब वी आर फ्री टू चूज एनी सीक्वेंस इन रियल नंबर्स एंड एनी रियल नंबर, मतलब हम फ्री है कि चूज कर सकते कोई भी सीक्वेंस और कोई भी रियल नंबर। तो मतलब हम काउंटर एग्जांपल ढूंढ के इसको इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला ऑप्शन, अब पहले ऑप्शन को मैं अगर पढ़ूं, कह रहा है कि लिमिट एक्सएन की वैल्यू लेस देन एक्स है। कह रहा है इफ दिस देन, मतलब अगर ये होगा तो ये होगा, क्या होगा कि एक्सएन की वैल्यू लेस देन एक्स होगी फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। या तो प्रूव करो, या तो एक काउंटर एग्जांपल ढूंढो कि ये तो है बट ये नहीं है। ये कह रहा है, पहले ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि एक सीक्वेंस की लिमिटिंग वैल्यू अगर एक्स से छोटी है, एक्स कोई भी नंबर है, तो ये जो सीक्वेंस का हर टर्म इस एक्स से छोटा हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, कोई एक सीक्वेंस ले लो इस तरीके से, जो एक बार यहां जा रहा है, 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 और ऐसे करते करते ये कहीं यहां पे कन्वर्ज हो जा रहा है। मान लो ये एक लिमिट पॉइंट है, अगर ये कन्वर्ज कर रहा है एल पे, तो ये सीक्वेंस मान लो ये ऑसिलेटिंग सीक्वेंस करके ऐसे करके यहां पे कन्वर्ज हो गया, ठीक है। एक नंबर चाहिए जो इससे बड़ी हो, मतलब जो सीक्वेंस की लिमिटिंग वैल्यू किसी एक्स से छोटी हो। अब यहां पे आप कोई भी पॉइंट एक्स ले लो, ये कह रहा है कि सीक्वेंस का हर टर्म इस एक्स से छोटा होना चाहिए। क्या ऐसे वाले सीक्वेंस में, और आपको ऐसे सीक्वेंस मिल जाएंगे, आपको पता भी है, स्टैंडर्ड एग्जांपल है, xn इज इक्वल टू 1 + -1 n/n, क्या 1 - 1 n/n।
अगर ये एग्जाम्पल आप लोगे तो आपको पता है पहला पॉइंट यहां पे आएगा, ये सपोज 1, ये 0, ये 2, या फिर ये सपोज 3/2, क्योंकि जब आप यहां पे 1 पुट करोगे तो ये 0, जब 2 पुट करोगे तो 3/2, जब आप 3 पुट करोगे तो वो 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। तो ऐसे सीक्वेंस करते 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 1 पे कन्वर्ज हो जाएगी। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 पे कन्वर्ज हो रही है। अब कह रहा है कि कोई x कोई भी नंबर है, तो मान लो मैं ले लेता हूं सपोज 1.4। अब 1.4 इसके लिमिट से ग्रेटर देन है, या फिर 1.4 भी मत लो, सपोज 1.1 ले लो, ये इसके लिमिट से ग्रेटर देन है। बट सीक्वेंस के ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे जो इस एल के ये साइड चले जाएंगे। जबकि ये कह रहा है सीक्वेंस का हर टर्म फॉर एवरी एन, मतलब सीक्वेंस का हर टर्म इस एक्स से छोटा होगा, जो कि नहीं हो रहा है। एक भी काउंटर एग्जांपल मिल गया तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो गया। मतलब सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो। अगर आपको एग्जाम्पल नहीं भी मिल रहे तो कुछ इस तरीके से आप डायग्राम बनाओ और उसको समझो कि ऐसे क्या। अगर आपको एग्जाम्पल नहीं भी मिल रहा है फिर भी आपको आइडिया तो लग गया, ठीक है ऐसे होगा। अब क्या होगा वो नहीं आ रहा, ठीक है, एटलीस्ट एग्जाम में तो आप इतना आइडिया लगा ही सकते हो। अब ये आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता फिर भी आपको पता है ऐसे सीक्वेंस है जो इस तरीके से करके किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करते हैं। सेकेंड कह रहा है कि अगर मान लो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव xn की वैल्यू किसी x के इक्वल नहीं है, तो देन अगर ये होगा देन देयर एग्जिस्ट, हमेशा एक mn मिल जाएगी कि सीक्वेंस की वैल्यू मतलब xm और xn इस x के बीच में होगा, ऐसी m और n मिल जाएगी। अच्छा, इसका मतलब क्या है, ये सपोज L है, ठीक है। एक ऐसा एग्जाम्पल ले लो जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, कि सीक्वेंस ऐसे 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 या तो ऐसे ऐसे कन्वर्ज करेगा, या तो ये सीक्वेंस ऐसे कन्वर्ज करेगी, या तो ये सीक्वेंस ऐसे कन्वर्ज करेगी। कहीं तो स्टार्ट होगा सीक्वेंस, या फिर यहां से स्टार्ट होगा, सपोज यहां कन्वर्ज कर रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां कन्वर्ज कर रहा है, या फिर यहां पे कन्वर्ज कर रहा है। कुछ तो लिमिट होगी, कुछ तो इसका अपर बाउंड होगा, कुछ तो लोअर बाउंड होगा, कुछ तो मिल ही जाएंगे क्योंकि सीक्वेंस के लिमिट वैल्यू बोल रहा है। अब मैं अगर कोई x यहां चूज कर लूं तो क्या सीक्वेंस कोई ऐसी mn मिलेगी मुझे। अब देखो, मुझे सीक्वेंस अपनी मर्जी से ढूंढना है तो मैं ऐसा ही सीक्वेंस ढूंढूंगा जैसे मैंने पहले ढूंढा था, क्योंकि सीक्वेंस में कोई कंडीशन नहीं दिया है। तो मैं ऐसा सीक्वेंस ढूंढूंगा जो इस टाइप का हो, जैसे मैंने यही ले लिया था -1 प्लस -1n, यही ले लो। अब मैं 3 ले लूं तो क्या सीक्वेंस का ऐसा कोई दो टर्म है जो जिसके बीच में 3 हो। -3 ले लो, क्या इस सीक्वेंस में कोई ऐसा दो टर्म है जो -3 के बीच, मतलब इन सीक्वेंस के बीच में -3 आ जाए। नहीं हो रहा है। एक भी एग्जांपल मिल गया तो काउंटर एग्जांपल है, ये एलिमिनेट हो गया। तो इस तरीके से आपको काउंटर एग्जांपल ढूंढने हैं, जबकि इजिली, और आपको ये देख के समझ में आ रहा है। अगर आपको एग्जांपल नहीं भी मिल रहे तब भी आप सिर्फ डायग्राम से इस क्वेश्चंस को कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए सीक्वेंस की और डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो थर्ड क्या कह रहा है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। कह रहा है कि अगर एक सीक्वेंस की लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी xn डजंट एग्जिस्ट, मतलब सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तुरंत आपके माइंड में एग्जांपल आ जाना चाहिए। और हमेशा स्टैंडर्ड एग्जांपल ढूंढो, -1/n, सबसे पहले यही आना चाहिए। और अगर डाइवर्जेंस के लिए कुछ काउंटर एग्जांपल देना है तो n ले लो। ये दो टाइप के एग्जांपल, जिससे भी एलिमिनेट हो जाए उसी से एलिमिनेट कर दो, ठीक है। आप ये ले लो या तो ये ले लो, हमेशा पहले स्टैंडर्ड में करो। पहले जो आपके पास जो सबसे स्टैंडर्ड एग्जाम, अगर उससे नहीं हुआ तो फिर एग्जांपल ढूंढो। और कह रहा है अगर ये हो गया तो देन xn के पास ऐसी कोई भी सीक्वेंस नहीं होगी, हैज नो सब सीक्वेंस कन्वर्जेस टू x। अब x कोई फिक्स नंबर तो है नहीं,
एक्स तो हमारे ऊपर है, कोई भी नंबर चूज कर लो। कह रहा है कि अगर मैं एक सीक्वेंस चूज कर लूं जिसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो सीक्वेंस में तो कोई कंडीशन नहीं थी, तो मैं एक काम कर देता हूं, ये ले लेता हूं या तो ये ले लेता हूं, बट इससे एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो इसको हटा दो, ये अपने किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि सीक्वेंस की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मैं एन भी ले सकता था, और ये कह रहा है कि देन एक्स एन हैज नो सब सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एक्स। तो सही बात है, इसके पास कोई सब सीक्वेंस नहीं है जो एक्स पे कन्वर्ज करता है, क्योंकि इसके पास कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है ही नहीं। मैं कोई भी नंबर ले लूं, ये नहीं कन्वर्ज करेगा, तो सीधी बात है, इसको हटा दो, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको डिस्प्रूव करना है। अब इससे डिस्प्रूव नहीं हो रहा है तो बात खत्म, अब इससे प्रूव तो हो नहीं रहा है। हमने सेकेंड एग्जाम्पल ले लिया कि लिमिट इसके एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका दो लिमिट आता है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि दो लिमिट पॉइंट है। लिमिट तो तब एग्जिस्ट करता है जब यूनिक लिमिट पॉइंट होता है। एक्सएन के पास कह रहा है ऐसा कोई सब सीक्वेंस नहीं होगा जो कन्वर्ज करेगा एक्स पे। एक काम करो, एक्स को 1 ले लो, तो इसके पास एक सब सीक्वेंस है, क्योंकि ये सीक्वेंस अगर -1/n लो तो ये 1 -1 1 -1 1 -1 ऐसे आएंगे, तो मैं इसके दो सब सीक्वेंस ले सकता हूं। ये मेरे ऑड वाले सब सीक्वेंस हो गए, ये मेरे 1 वाले सीक्वेंस हो गए। तो अगर मैं x को -1 ले लूं तो ये सीक्वेंस -1 पे कन्वर्ज कर रहा है, x को 1 ले लूं तो 1 पे कन्वर्ज कर रहा है। ऐसे एग्जांपल मिल गए, जबकि ये कह रहा था कि ऐसा कोई सब सीक्वेंस नहीं होगा जो x पे कन्वर्ज करेगा, मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बचा फोर्थ ऑप्शन। अब अगर आपको फोर्थ ऑप्शन नहीं पता है तो भी आपका हो गया। अगर आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हो तो आप काउंटर एग्जांपल ढूंढो जिससे कि आपके बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, मैं 2 मिनट में ही बता सकता था, बट प्रॉब्लम क्या है, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, जितना टाइम लगाते हो, सोचते हो, तो आपको उतना आइडिया क्लियर होता है आपके माइंड में कि हाँ इस तरीके से भी इसको हैंडल किया जा सकता है। नहीं तो मैं डायरेक्ट डी ऑप्शन करके उसका प्रूफ बता देता कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है। अब थोड़ा डेफिनेशन पे आते हैं। हम क्या कहते हैं सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होता है, इसका मतलब क्या होता है। n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, ठीक है। अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट l है, इसका मतलब क्या है, फॉर एवरी एप्सिलॉन, सपोज ये लिमिट पॉइंट है, मैं कोई भी एप्सिलॉन ले लू, इस लिमिट कह रहा हूं, मतलब कोई भी एक नंबर ले ले, ये कोई भी नंबर है, फॉर एवरी एप्सिलॉन एक ऐसी n मिल जाएगी नेचुरल नंबर सच दैट कि सीक्वेंस का और l के बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा जब मैं कोई भी सीक्वेंस का टर्म ले लू फॉर ग्रेटर देन दिस n। इसका मतलब क्या होगा कि सीक्वेंस के सारे टर्म, ये n एक फाइनाइट नंबर है, मतलब कुछ फाइनाइट नंबर को छोड़ के उसके बाद के मैं कोई भी टर्म ले लू सीक्वेंस का, वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर आ जाएंगे। मतलब लिमिट पे अगर मैं एक एप्सिलॉन नेबरहुड का एक इंटरवल ले लूं तो सीक्वेंस के कुछ फाइनाइट टर्म ऐसे हो सकते हैं। कितने फाइनाइट टर्म, तो उसके पास फ्री है कि वो कुछ फाइनाइट टर्म को, कैपिटल एन, फाइनाइट टर्म तो बाहर हो, लेकिन रेस्ट आर कंटेन इन दिस एप्सिलॉन। आप कितना भी छोटा एप्सिलॉन चूज कर लो, आपको हमेशा उससे बड़ा एक लार्ज इनफ एक कैपिटल एन मिल जाएगा कि सीक्वेंस की कुछ फाइनाइट टर्म हो सकता है, ये 100 टर्म, 1000 टर्म, 1500 टर्म, करोड़ टर्म, या 1 गूगल टर्म, ऐसे बहुत सारे, यानी कि 10⁻100 बहुत सारे टर्म मिल जाएंगे, लेकिन फाइनाइट, जो इस इंटरवल के बाहर हो। बाकी सारे के सारे इस लिमिट के अराउंड जब आप एक एप्सिलॉन नेबरहुड बनाओगे तो इसके अंदर कंटेन करेंगे। आप इसी को ओपन करके प्रूफ भी कर सकते हो कि जब इसको ओपन करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा x माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, तो दैट इज सीक्वेंस के टर्म, मतलब एप्सिलॉन नेबरहुड में आ जाएंगे। लिमिट के अराउंड एक एप्सिलॉन नेबरहुड बनाओगे तो ये सीक्वेंस के सारे टर्म इसी के अंदर आ जाएंगे, किसको छोड़ के, कुछ फाइनाइट टर्म को छोड़ के। तो ये डेफिनेशन होता है सीक्वेंस के कन्वर्जेंस का, कि अगर सीक्वेंस किसी एल पे कन्वर्ज कर रहा है तो उसके अराउंड अगर आप एक नेबरहुड ड्रॉ करोगे तो इट कंटेन्स ऑल बट फाइनाइटली मेनी। इसका मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट है बट फाइनाइटली मेनी को छोड़ के।
एक्सेप्ट फाइनाइटली मेनी। अगर एक्सेप्ट नहीं लिखा है फिर भी उसका मतलब होता है कि इफ फॉर ऑल बट फाइनाइटली मेनी, इसका मतलब ही होता है कि सारे के सारे जिसको छोड़ा है वो कुछ फाइनाइट हो, ये इसका मीनिंग होता है। अब इसी का यूज करना है फोर्थ ऑप्शन में। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि अगर सपोज ये लेस देन एक्स है, हमने फर्स्ट वाले में भी यूज ऐसे ही था कि सीक्वेंस की वैल्यू अगर किसी एक्स से छोटी है, अगर ये कंडीशन हो गया तो मतलब क्या है, ये मेरे पास एक एल है और एक्स मेरा कहीं यहां पे होगा। ये क्या है, इसके बाद देन वाला कंडीशन क्या है कि अगर ये हो गया तो मतलब ये एल होगा और ये मेरा कोई एक्स है। ठीक है, कह रहा है कि एक्सएन की वैल्यू लेस देन एक्स हो जाएगी इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स। फर्स्ट में क्या कह रहा था कि हर एक के लिए, बट यहां पे कह रहा है इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स। वहां पे प्रॉब्लम क्या था, कुछ टर्म बाहर चले गए थे, लेकिन फिर भी यहां तो कुछ ना कुछ तो नंबर थे ना इससे छोटे। अब एक बात बताओ, डेफिनेशन क्या था लिमिट का, कि अगर इसकी लिमिट एल है तो आप एक नेबरहुड ड्रॉ कर सकते हो कि बाहर तो सिर्फ फाइनाइट ही होंगे, बाकी तो यहां कंटेन कर गया। तो इसका मतलब ऐसे सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म होंगे जो इस एक्स से छोटे होंगे। सेटिस्फाई हो गया। आप बोलोगे अगर एक्स यहां आ गया तो ठीक है, आप इतना छोटा एप्सिलॉन चूज कर दो, क्योंकि हर एक एप्सिलॉन के लिए आपको ऐसा एन मिल जाएगा कि इसके अंदर सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। अगर ये एल है तो आप इस एल के अराउंड एक एप्सिलॉन ड्रॉ कर सकते हो जिसके पास सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म इस एल के अराउंड, जब ये नेबरहुड ड्रॉ करोगे, एल के अराउंड जब नेबरहुड ड्रॉ करोगे तो एक्सएन के ये जो एक्सएन है वो कितने इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी एन। तो ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स होंगे जिसके अंदर बिलोंग करेंगे, और जो बाहर होंगे वो कुछ फाइनाइट ही होंगे। बाहर इनफाइनाइटली मेनी, लेकिन बाहर सिर्फ फाइनाइट। अब कहोगे अगर यहां पे एक्स हो गया तो आप ऐसा चूज कर लो। अगर सपोज आप कहोगे कि एक्स अगर यहां हो गया तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप उससे छोटा एप्सिलॉन चूज कर दो तो हमेशा आपको फाइनाइट मिलेंगे। अगर कोई और एक्स ले लो तो फिर से चूज कर दो, क्योंकि एक्स तो कोई भी नंबर है। तो जैसा आपको एक्स दिया जाएगा उसके अराउंड आप एक एप्सिलॉन ड्रॉ कर दो जिसके पास सीक्वेंस के ऐसे इनफाइनाइट नंबर होंगे जो इस एक्स से छोटे हैं। कब, जब मेरा एल एक्स से छोटा है। अगर एल किसी एक्स से बड़ा होता तब भी आप वही करते हैं कि ऐसे सीक्वेंस के पास इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं जो एक्स से ग्रेटर होता, वो दोनों के लिए हो जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आपका डेफिनेशन क्लियर है, वो भी ज्योमेट्रिकल वे में, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन बिना काउंटर एग्जाम्पल के भी हो जाते हैं। लेकिन आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आपको काउंटर एग्जाम्पल भी ध्यान में नहीं आते, लेकिन जस्ट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कैसे ये सब बिहेव करते हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस, अपने जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करते समय जितनी मेहनत की है वो सब आपके एग्जाम में काम आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जब आप किसी भी क्वेश्चन को करते हो तो सिर्फ आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन को ही नहीं सॉल्व करना है, आपको जितने हो सकते आप सोचो उस क्वेश्चन में क्या गिवन दिया है, कितने उसकी पॉसिबिलिटी, कितने पॉसिबल वे है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अगर बुक में एक वे दिया है तो आप उसको अलग वे में पढ़ो, उसको ज्योमेट्रिकल वे में। आप खुद कैसे ढंग से, कितने ढंग से पढ़ सकते हो ये पता होना चाहिए। देखो, 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो आइडिया है वो इंपॉर्टेंट होता है, आपकी थिंकिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रैक्टिस करो, वही आपके काम में आने वाला है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, उसमें टाइम दो, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करके हटो मत, ताकि अगर आप एक क्वेश्चन को टाइम दे रहे हो तो आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे अलग तरीके, आपको कोई दूसरा भी क्वेश्चन मिलेगा, आप उसको सोच सकते हो। ठीक है, तो आपको जब किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो तो आपको उसके कॉन्सेप्ट को समझना और क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक को आपको समझ में आना चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना आपका एम नहीं होना चाहिए कि आपने कोई भी क्वेश्चन देखा, उसका सॉल्यूशन अच्छा ऐसे ऐसे करते हो गया। जब आप खुद से ट्राई करते हो तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हर वीडियो में हम नया नया क्वेश्चन लाते हैं और उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज मैं फिर से कह रहा हूं कि जितने भी आपके फ्रेंड होंगे उनके साथ शेयर कर दो, और आप भी डेली वीडियो देखो। अगर आप ये डेली वीडियो देखते हो
तो मैं गारंटी कह रहा हूं आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर आप खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे तो आपका सेट पक्का क्लियर होगा। लेकिन आपको खुद से भी करना है, ये इनफ नहीं है कि आप सारे वीडियो देख लो आपका सेट क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको ये करने हैं और प्लस जो आपके एमएससी में टॉपिक होंगे, जो जैसे मैं जो नहीं करा रहा हूं वो भी आपको करना होगा, क्योंकि सिर्फ इतने ही सिलेबस से आपके पूरे कवर नहीं होंगे। आपको कुछ और ऐसे टॉपिक है जो आपको खुद से आने चाहिए, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी में अलग अलग टॉपिक होते हैं, तो वो भी आपको करने आना चाहिए, तब जाके आपका होगा। सिर्फ इतने तो आप कवर कर सकते हो, बाकी कुछ तुक्के लगेंगे, क्योंकि जो आपको नहीं आता उसमें से मैंने आपको पहले ही कहा था कि गारंटी है कि 5% तो आपका राइट हो ही जाएगा। तो अगर ये वीडियो देखते हो तो मैं इतना गारंटी कह सकता हूं, अगर आप सारे वीडियो देख रहे हो 40% तो आपको यहां से मिल जाएंगे, गारंटी। अगर आप सारे वीडियो देखते हो तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मैं करा रहा हूं ना, जितने थ्योरम्स, अगर आप सारे देख रहे हो ना तो 40% तो आपके आ जाएंगे। बट 40% से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा। वो कुछ टॉपिक ऐसे जो यहाँ पे नहीं करा रहे वो भी आपको पता होने चाहिए एमएससी के। उसके लिए आप क्या करो, क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करो और देखो कि उसमें से इजी क्वेश्चन कौन से हैं जिसको आप कर सकते हो, सिर्फ अगर आपके टॉपिक में नहीं था फिर भी, या वो टॉपिक जो मैं नहीं करा रहा हूं लेकिन आपके यूनिवर्सिटी में वो सिलेबस में था। इसके बाद आपका जो एरर वगैरह होता है, कुछ क्वेश्चन में तुक्का लगता है, 5% वहां से हो जाएंगे। तो 55% अगर आपका हो जाता है उसके बाद आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, तो आपका पक्का सेट क्लियर होगा। जैसे कि अभी आईआईटी जैम का भी नोटिफिकेशन आ गया, कुछ दिन में गेट और नेट का भी आई थिंक आ जाना चाहिए। जैसे ही आ जाएगा तो हम फिर नेट के भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो हमने वहां पे बीच में रोक दिया था 37 लेक्चर पे। आप वो भी देख सकते हो, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। वहां पे हमने टॉपिक वाइज कवर किया है, रियल एनालिसिस के तो बहुत क्वेश्चंस कराए हमने, तो वो भी आप देख सकते हो। फिर जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसे में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और जैसे ही एमएस सेट का पेपर हो जाएगा, अगर आपकी कोई फ्रेंड है जो आईआईटी जैम का कर रहे हैं तो हम आईआईटी जैम का अक्टूबर से या नवंबर से स्टार्ट कर देंगे। वहां पे भी हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगर नेट का पेपर अक्टूबर के पहले हो जाता है, अगर अक्टूबर में नेट का पेपर होगा तो हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अगर आप ये भी देख रहे हो तो उसके बाद अगर 3 मंथ आप आईआईटी जैम का भी कवर करते हो तो आपका इजीली आईआईटी जैम के भी क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।